बच्चे जुड़े हुए थे, आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करें। कर हमने जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन का आइडिया कहाँ से आया, देन उसका आगे चीज़ें कैसे बढ़ी धीरे धीरे, ठीक है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एंड आते आते किसने इसका सपोर्ट किया और किसने बाइकआउट किया। तो दो मेन पार्टी हुआ करती थी, इंटरनेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था, जहाँ से आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले साइमन कमीशन या फिर क्रिप्स मिशन जो इंडिया में आया, उसका क्या रोल था, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं। आज हमारे जो टॉपिक वही है, उसके अंदर हम चल रहे हैं इनसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर चल रहे हैं। पहली मीटिंग की डेट आपको दी हुई है यहाँ पे, दिसंबर 9, 1946। ये एमसीक्यूज में आता है, शीट्स आपके पास हैं, और जो लोग ऑनलाइन उनके पीडीएफ है वो नोट करें इस चीज को। दिसंबर 9, 1946 को मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था पहली बार। जो ये पहली मीटिंग हुई थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमने कल तक पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। अब उसकी जो पहली मीटिंग होती है उसमें क्या होता है, 9 तारीख की वो डेट थी। आपके एग्जाम में काफी बार ये वाली डेट पूछी जाती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट डेट ही है ना। और इस डेट में क्या हुआ था, तो दो मेन पार्टीज थी इंडिया के अंदर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसमें से कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया था और पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम लीग चली गई थी छोड़ करके। कल हमने ये भी बताया था कि मुस्लिम लीग में टोटल कितने मेंबर्स थे। तो मुस्लिम लीग में कल ये 93 मेंबर्स थे, हमने ये भी बताया था। तो 93 के 93 लोगों ने बाइकआउट किया था। अब आगे आइए, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। इस टाइम पे जब भी कोई एक नई बॉडी बनती है बेटा, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट होता है, सेक्रेटरी अपॉइंट किया। लेकिन इस टाइम बहस चल रही थी क्योंकि ये बाइकआउट हो गया था, तो एक कोई प्रेसिडेंट डिसाइडेड नहीं था, पहली बार हो रहा था। उस टाइम पहली बार में टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया गया। बाद में आप या तो आप ही रहोगे या तो हम किसी और को हेड बना दें, ठीक है। तो टेम्पररी प्रेसिडेंट बना असेंबली का, उनका नाम है सचिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार इनमें में पूछा गया, इसको अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन ऐसे करना कि टेम्पररी प्रेसिडेंट असेंबली का कौन था, सचिदानंद सिन्हा। एग्जाम में आता है ऐसे, पूरा नाम नहीं आता, उसमें आता है एस सिन्हा करके। तो सचिदानंद का सिर्फ एस यूज करते हैं एग्जाम में, एमसीक्यूज में, और सिन्हा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बंदे का नाम है, सचिदानंद भी और एस सिन्हा। उसके बाद इनको क्यों चुना गया आगे ये बताया जा रहा है, क्योंकि ये सबसे उस टाइम पे सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। ओल्डेस्ट मतलब दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, या तो एज में ओल्डेस्ट हो या उस पार्टी में सबसे पुराने व्यक्ति हो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर नहीं है कि किस चीज की बात करें, पर ओल्डेस्ट मेंबर बोला गया। was elected at the following द फ्रेंच प्रैक्टिस। देखो फ्रांस में एक प्रैक्टिस होती है कि जो उनमें सबसे बुजुर्ग होता है, बड़ा होता है ना, कोई भी मैटर डिस्कशन करने के लिए आप बड़े के पास जाते हैं। घरों में भी यही होता है, घर का जो सबसे बड़ा होता है उससे राय वाय लेते हैं आप लोग, कुछ भी करना होता है। सेम यही चीज़ है कि यहाँ पे भी वही चीज़ फॉलो की जाती है फ्रांस में। इंडिया में भी वही फॉलो किया गया कि भाई आप सबसे बड़े हो, जब तक आप संभाल लो, आप समझदार हो, ठीक है, बाद में क्या हम किसी और को अपॉइंट कर लें। अभी आपकी बात सब सुनेंगे, आप बड़े हो यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हुई। उसके 2 दिन बाद प्लीज यहाँ पे नोट करना है एक डेट, 2 दिन बाद की डेट नोट करो, 11 दिसंबर, इसके आगे, इस वाली लाइन के आगे, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। जो लोग ऑनलाइन है प्लीज कमेंट करें कोई क्वेश्चन हो तो। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट कर लेगा फाइनली एज अ रियल प्रेसिडेंट ऑफ दिस। 2 दिन के लिए रहते थे, ओनली फॉर 2 डेज। तो इनको बनाया ही टेम्पररी गया था, तो 2 दिन भी रहे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इनको 2 दिन के बाद इलेक्ट किया गया, इस पर डेट आपने लिख ली, ये डेट भी पूछता है। कौन इलेक्ट हुए, प्रेसिडेंट बने कौन, इस असेंबली के, इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं बने, इस असेंबली के प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक है। तो जो बाद में जाकर के क्या बने थे इंडिया के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे। ये क्वेश्चन मैं ऑनलाइन वालों पे छोड़ता हूँ, कमेंट करिए, आप लोग का क्वेश्चन है, एंड में बताऊंगा मैं क्लास के, ठीक है, कि वो प्रेसिडेंट थे कि प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। चलो बहुत सिंपल सवाल है बेटा, आंसर भी बड़ा सिंपल है। आगे आओ। अब जब प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है असेंबली का, तो उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट होंगे। कौन अपॉइंट होंगे, उसके नीचे काम करने वाले। अगर मान लो उनकी तबियत खराब हो जाती प्रेसिडेंट साहब की, तो उनके पीछे में कोई दूसरा होना चाहिए जो काम संभाले, तो हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते। तो 2 वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए, 2, एक थे एच.सी. मुखर्जी साहब और एक थे वी.टी. कृष्णमाचारी। दोनों का नाम भी आप अंडरलाइन करें, ठीक है। कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप आइए, फाउंडेशंस ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। तो अगला जो हेडिंग है, यहां तक एक बात खत्म होगी भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन अपॉइंट हुआ, अपॉइंटमेंट की डेट क्या थी हमने। अब हम आते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का और आगे काम कैसे चला, ये उसने क्या किया। तो भाई यहाँ पे आते हैं जवाहरलाल नेहरू साहब। ये क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। यहाँ पे लिख लो ऑब्जेक्टिव, ये ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो इस रेजोल्यूशन का नाम था, यानी एक तरीके का लेटर, एक तरीके का ऑर्डर पास करते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। हिस्टोरिक है, बहुत मशहूर है।
ये कब हुआ? 11 तारीख को ये चीज हुई। 11 तारीख के अगेन 2 दिन बाद यानी 13 1946 को इन्होंने क्या किया, एक आकर के एक लेटर पास किया। कहाँ पे? इसी असेंबली आए यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि बेटा ये एक लेटर है, मुझे इस पे कुछ चीज आपको रखनी है, अपनी बात रखनी है, तो उसके लिए ऑफिशियल लेटर में लिखा। इसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? ऑब्जेक्ट करना है इस चीज। मतलब क्या होता है बेटा? इस चीज पे एतराज करना, सही नहीं लग रही है, जो भी कोई एक फैसले के खिलाफ उन्होंने एक चीज। इट कंटेंट, इसके अंदर क्या था? इट कंटेंट द फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने जो रखा चीज, उन्होंने एक नई चीज सुझाई कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बना रहे हो उसमें जो फंडामेंटल चीजें आप डालोगे, यानी फंडामेंटल लॉज जो आप डालोगे और जो फिलोसफिकल लॉज डालोगे, वो मेरे हिसाब से डालो, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ये चीज आप उसमें इंक्लूड करो, ठीक है? ये उनका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये चीज उन्होंने डिमांड की। उसके बाद तो देखो 3 डेट है बैक टू बैक। 9 दिसंबर याद कर लो बस, 9 दिसंबर। अब 9 दिसंबर को क्या हुआ था भाई? पहली बार मीटिंग हुई थी और एक बंदा अपॉइंट किया गया था टेम्परेरी। उसके 2 दिन बाद, डेट याद करनी जरूरी है, उसके 2 दिन बाद क्या हुआ था? एग्जाम में आता है तो भाई 11 तारीख को क्या हुआ था? तो भाई वो 2 दिन बाद क्या होता है? राजेंद्र प्रसाद साहब को परमानेंट, साथ में 2 वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते, ठीक है? उसके 2 दिन बाद क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू साहब आ गए। उसके अगेन 2 दिन बाद 13 तारीख को, और उन्होंने क्या कहा? अपनी एक कंडीशन रखी, अपनी शर्त, जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसमें फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशन की जो वो मेरे साथ। उसके बाद क्या हुआ? ये रेजोल्यूशन जो था इन्होंने जो रखा, वो 13 के बाद 22 जैन यानी 1 महीने बाद और लगभग 9 दिन बाद क्या हुआ? इस रेजोल्यूशन को एडॉप्ट कर लेगा, जो उनकी शर्त थी उसको मान लिया गया असेंबली द्वारा। ये डेट अंडरलाइन ऑलरेडी मैंने बोल्ड कर रखी है, आप लोग भी। तब इनकी जो बात थी वो मानी गई जवाहरलाल नेहरू, ये बात मानी गई 22 जैन 1940। प्रीएम्बल इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये एक एडिशनल पॉइंट है कि जो इनका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था बेसिकली था क्या? तो एक चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल, ठीक है? प्रीएम्बल क्या होता है? स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में लिख दिखा क्या क्या कंटेंट टाइप का, जैसे में भी लिखते होगे कि भाई इसमें मैं ये वाला चैप्टर लिख रहा हूँ, पहला चैप्टर ये, दूसरा चैप्टर, वो जो कंटेंट होता है कि इसके अंदर आप क्या पढ़ने जा रहे हो, उसे हम बोलते हैं प्रीएम्बल। हाँ, इंडेक्स बोल लो, कंटेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है? तो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वही बाद में जाके क्या बना? इंडिया का प्रीएम्बल, यानी इंडेक्स बना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या दे रखा था? अगर कोई पूछता तो भाई प्रीएम्बल ही दे रखा था, क्योंकि बाद में नाम चेंज हो गया बस, ठीक है? अब आइए चेंजेस अंडर इंडिपेंडेंस 1948। 1948 का जो एक्ट है उसने क्या चेंजेस लाए और खुद में क्या चेंजेस लाए, हेडिंग हमारी ये है। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर तो सारी बात हमारी क्या चल रही? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ही बात चल रही, ठीक है? मेंबर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड मुस्लिम लीग फॉर्म इंडियन डोमिनियन। भाई देखिए, इंडिया आजाद हुआ, यहाँ पे सीधे आजादी की बात करी जा रही है कि इंडिया को आजादी का प्रपोजल दे दिया गया। इंडिया आजाद कब हुआ था? किस डेट को? 15 अगस्त 1947। तो भाई उसकी शुरुआत हो गई जून 3 1947 को। क्या हुआ कि इनको ऑफर दिया, किसने? इंडिया वालों को ऑफर दिया इन्होंने, इनको नाम को अंडरलाइन करो, माउंटबेटन इनका नाम था, माउंटबेटन को अंडरलाइन कर लो। इन्होंने एक ऑफर दिया कि भाई अब आप इंडिया को क्या करो? अलग कर लो, और पार्टीशन के थ्रू होगा। पार्टीशन मतलब पाकिस्तान अलग निकले, ऑफर दिया। अगर ये बात मंजूर है तो हम आजाद करेंगे, अगर नहीं मंजूर है तो आजाद नहीं करेंगे, ठीक है? ये वाली चीज उन्होंने रखी। तो ये जब इन्होंने जो ये माउंटबेटन साहब ने जब अपना प्लान बताया, किसको? जवाहरलाल नेहरू को, गांधी जी को, सबको बैठ के जब ये बात बताई, वो डेट कौन सी थी? जून 3 1947, कि भाई ऐसे ऐसे इंडिया को हम आजाद करके जाएंगे, ये हमारी शर्त है। पार्टीशन भी होगा, ठीक है? पार्टीशन होगा तो इसमें क्या था? जितने भी प्रिंसली स्टेट के मेंबर थे और मुस्लिम लीग के मेंबर थे उनको बुलाया गया। अब आप देखिए प्रिंसली स्टेट के कितने मेंबर थे? 93, ठीक है? और बाकी जो बचे, यानी कि ये चीफ कमीशन प्रोविंस वाले, ये हो गए आपके बाकी। ये टोटल बुलाया गया 389 लोग को फिर से बुलाया गया और इनको बैठ करके बात कराई, है ना? इनसे बात हुई, इन लोगों ने इस पे एक्सेप्ट किया, है ना? अब आजादी देते देते टाइम कुछ निकल गया, 15 तारीख आ गई, ये हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, आजादी से पहले एक लॉ आता है, कानून आता है, जिसका नाम था इंडियन नाम वही था, आजादी का कानून, ठीक है? इसमें 3 चेंजेस माउंटबेटन साहब ने बताया कि 3 तरीके की चीजें आप करो। पहला क्या है कि अपनी असेंबली बनाओ। असेंबली वॉज मेड अ फुल्ली सॉवरन बॉडी फ्री टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसको ब्रिटिशर्स ने क्या दे दिया? पावर दे दिया कि अब हमारे बाद आपके पास पावर है, आप जिस तरीके से इंडिया को चलाना चाहते हो आप चलाओ। कि अभी कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं उस टाइम, तो भाई गवर्नमेंट जब तक नहीं है तब तक कौन है इंचार्ज? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? एक चीज ये ब्रिटिशर ने बोली। दूसरी चीज बोली कि 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइंड टू द असेंबली। असेंबली को 2 काम बताया कि आपको 2 काम करने होंगे, ठीक है? एक तो अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी बनाइए। कौन सी बॉडी बनाइए? लेजिस्लेटिव बॉडी बनाइए। और दूसरी आप बनाइए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है? यानी क्या हो गया आपको? अच्छा, जो कोई नई एक ऑफिस बनेगा, एक ऑफिस बनाने को बोला, एक और एक 2 ऑफिस, उसका कोई ना कोई हेड तो होगा नहीं। तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी उसके हेड होंगे जीवी मवलंकर साहब, इनका नाम दिया गया। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी होगी उसके हेड वही है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड है वो है आपके राजेंद्र प्रसाद। तो अभी इसको मुझे एक्सप्लेन करना तो जरा सा यहाँ डायग्राम से, यहाँ पे हो क्या रहा है जरा समझो। देखो यहाँ पे पहले हमारे पास थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
कि अब जब पार्टीशन का वक्त आया, यानी इंडिपेंडेंस एक्ट आया, ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट आता है जिसको देने वाले थे माउंटबेटन, का नाम था, ये ब्रिटिशर थे माउंटबेटन, ठीक है। इन्होंने क्योंकि ये दिया तो इसी चीज को हमने बोला माउंटबेटन प्लान, उनका प्लान था तो माउंटबेटन। इन्होंने इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कुछ शर्तें रखी। पहले तो ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ये जो असेंबली है, इसके दो हिस्से करिए, पहली बात ये बोली, दो हिस्से करिए, ठीक है। पहला हिस्सा आप क्या करिए, वो लेजिस्लेटिव बनाइए, लेजिस्लेटिव, तो इसी के दो हिस्से कर दीजिए, और दूसरा आप बनाइए कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट, ये क्या होगा, दोनों बॉडी बनाइए आप, यानी इसी को तोड़ के आप दो हिस्से करिए, ठीक है। अब दो हिस्से करेंगे तो दो हेड भी होंगे, इसके कौन थे, जीवी मवलांकर, इसके हेड बनाए जीवी मवलांकर, और इसके हेड बनाए जो ऑलरेडी हेड चल रहे थे, कौन चल रहे थे, राजेंद्र प्रसाद, इसके हेड रहे राजेंद्र प्रसाद, ये सेम राजेंद्र प्रसाद आरपी साहब को ही यहाँ पे, तो यानी कि एक और इनके बराबर में एक और हेड आके खड़ा हो गया जो दूसरी बॉडी के इंचार्ज हो गया। पहले ये पूरी सबके इंचार्ज थे, बाद में बेचारे बॉडी के इंचार्ज हो गए। ये कहानी अब तक चली, ठीक है। अब वापस हम अपनी शीट पे आते हैं, सुबह से कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ तक क्लियर है क्या हुआ कहानी। अब देखिए, जब ये हो गया फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, इसके बाद पहली पार्लियामेंट फॉर्म हुई हमारी। दीज टू फंक्शंस कंटिन्यू टिल, तो ये जो काम चल रहे थे, दो बॉडी जो चला रही थी इंडिया को, ये कब तक चलाती रही, आजादी कब हुई थी 1947 में, उसके 2 साल बाद तक 26 नवंबर 1949 तक इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या करा, दो हिस्सों की, दो बॉडी के थ्रू रन करा। तो बेटा ये कौन सी डेट थी याद करो, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, कल पढ़ाया था मैंने, क्या हुआ था इस डेट को, इस डेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, याद है, कल मैंने दो डेट पढ़ाई थी, 26 नवंबर और एक 26 जनवरी, ठीक है। 26 नवंबर यानी इस दिन, जिस दिन ये बॉडी खत्म हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस दिन खत्म हुई, इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हुई, ये खत्म होने की डेट है। बनी कब थी, 1946 में, खत्म हुई 1949 में। जब ये खत्म हुई उसी दिन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, सेम डेट, ठीक है। ये वो दोनों डेट सेम है, खत्म होने की और कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग मेंबर्स, अब यहाँ क्या हुआ था, मैंने बताया था, मुस्लिम लीग वाले बाइकआउट कर गए, पाकिस्तान अलग हो गया, तो मुस्लिम लीग के जो 93 मेंबर थे वो चले गए पाकिस्तान। इंडिया की टोटल 318 है, इंडिया में कितने बचे, 299। कुछ लोग ना इधर कहते ना उधर कहते, डिसॉल्व हो गए, आप माइनस कर लो, ठीक है, अंडर था। तो ये चीज जो हुई कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब हम आ रहे हैं आगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ की पॉइंट्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि भाई झंडा हमारा कब आया, तिरंगा हमारा कब आया, ठीक है, या फिर नेशनल सिंबल क्या है हमारे इंडिया का, क्या है नेशनल सिंबल, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल एनिमल है पिकॉक, पिकॉक कब से एनिमल हो गया, टाइगर है या लॉइन है, पक्की बात है, और लाइन निकला तो टाइगर है, ठीक है, पहले लॉइन था, आज से 20 साल पहले लॉइन हुआ करता था, क्योंकि लॉइन एक्सटेंड होने लगे, कम होने लगे, इस वजह से टाइगर को बना दिया, ठीक है। हाँ सारी चीजें, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादातर वही है। जैसे इंडिया किसका मेंबर था उस टाइम, एक जगह है जो आज भी है, एक बॉडी है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ, उसका इंडिया क्या था, मेंबर बना हुआ था, कब, टिल मई 1949, मई 1949 को कॉमनवेल्थ से इन्होंने दोस्ती तोड़ ली, रेटिफाइड मतलब हो गया इनका साथ छोड़। अब इंडिया ने बोला कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब हम अपने इंडिया को खुद चलाएंगे, ठीक है। 1949 में पूरी तरीके से उन्होंने घोषित कर दिया कि अब इंडिया हमारा है, आजादी 1947 में होगी थी और हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एक सवाल एग्जाम में क्या आएगा, कॉमनवेल्थ से हमने किस डेट में दोस्ती तोड़ी, रेटिफाई किया, तो वो डेट है मई 1949, मतलब ईयर याद रख लो बस, ठीक है। उसके बाद फ्लैग हमारा कब अडॉप्ट किया गया, तो बेटा जिस साल आजादी मिली 15 अगस्त, उससे कुछ दिन पहले ही हमने फ्लैग अडॉप्ट कर लेते, यानी डिजाइन विजाइन बना के रेडी कर लेते कि हमारा झंडा होगा तिरंगा। तो ये हम हमारी डेट अंडरलाइन कर लो, ये डेट एग्जाम में आती है। फ्लैग, नेशनल फ्लैग जो हमारा, उसका नाम क्या है, नाम क्या है नेशनल फ्लैग का, फ्लैग का नाम क्या है, तिरंगा, ठीक है, चाहो तो नोट कर लो यहाँ पे। और जुलाई 22 1947 को हमने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया, इसको अडॉप्ट किया, तिरंगा, तिरंगे को, ठीक है। उसके बाद देखिए अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग, अच्छा हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है जल्दी बताइए, और नेशनल एंथम कौन सा है। ओके, दो ऑप्शन है आपके पास, आप बताइएगा कौन है, जनगण, ठीक है, और दूसरा कौन सा है तो वंदे मातरम, में से कौन सा आपका नेशनल एंथम है, कौन सा नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, अच्छा, और ये नेशनल एंथम, प्योर बिल्कुल, चलो सही, जनगण मन, ठीक है।
ये दोनों ही जनवरी 24 1950 को अडॉप्ट किया गया। देखो जनवरी 24 को अडॉप्ट, और एक डेट याद करो जरा सा, 26 जनवरी को क्या हुआ हमारा, क्या दिन मनाया जाता है इंडिया में? 26 जनवरी को, हर साल 26 जनवरी किस लिए मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। ठीक है, तो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। 2 ही दिन बाद हमने रिपब्लिक डे भी मनाया, जो कि शायद मैंने आगे दिया भी है, आई थिंक देख लेते हैं। हाँ याद है। इलेक्टेड इस दिन 24 तारीख को ही हमारा नेशनल एंथम आया, 24 तारीख को ही नेशनल सॉन्ग आया, और 24 तारीख को ही हमारे पहले प्रेसिडेंट, जो मेरा क्वेश्चन था आपसे राज, क्या थे वो? पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, प्रेसिडेंट देख लो, आप लोग को नहीं पता था ठीक से, आप लोग लाइन है ऑलरेडी। और पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो, और उन्होंने क्या किया था? प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कब प्रेसिडेंट चुने गए, डेट क्या है? देखो प्रेसिडेंट चुने गए, उसकी डेट क्या है? आगे लिखी हुई है, 24 तारीख को ही। नेशनल सॉन्ग भी आया, वंदे मातरम, लेकिन देखो शपथ कब ली? शपथ 24 तारीख को ले ली, ऑफिस में कब बैठे? तो 26, 2 दिन के बाद, 26 जनवरी। ठीक है, चीज याद रखना। 2 दिन पहले गए थे, और पहले थे एग्जाम में आता है कि वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब आता है पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कौन होंगे पहले प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। वही लोग थे जो स्टार्टिंग में संभाले थे। अच्छा, इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी, तो बुला ऐसी हुई कि तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, मैं प्राइम मिनिस्टर। ये थोड़े सीधे थे तो इन्होंने प्रेसिडेंट बनना पसंद किया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हमेशा से चालाक होता है, ज़्यादा चालाक होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, थोड़ा सा बातों में आ जाता है वो प्रेसिडेंट बनता है। दोनों ही बड़ी पोजीशन है इंडिया में। अब आइए वापस, क्या नीचे है ये? हाँ ठीक है। तो बेटा डेट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कॉमनवेल्थ वाली डेट आपकी यहाँ पर है। ठीक है, और नेशनल फ्लैग की डेट जो है ये है, बाकी जितनी भी डेट है इन सब की वो सेम है। यहाँ तक बिल्कुल तो कंफ्यूजन। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली, जब जिस दिन प्रेसिडेंट बना, तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बार फिर से मिली, आखिरी बार। चलो भैया आखिरी बार, अब क्योंकि गवर्नमेंट बन गई है, गवर्नमेंट बन गई, जब प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा तो गवर्नमेंट बन गई। इसका मतलब क्या? मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा तो गवर्नमेंट बन जाएगी, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन हो ही नहीं थे, तो भाई आखिरी बार मिलते हैं। तो ये सवाल भी एग्जाम में आता है कि फाइनल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ये हुआ अगेन सेम डेट को, 24 जनवरी 19, जिस दिन प्रेसिडेंट अपॉइंट हो उसी दिन आखिरी बार। ठीक है, और इट कंटिन्यूड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट, लेकिन यही जो असेंबली थी इसको आपने पार्लियामेंट की तरह यूज किया, पार्लियामेंट की तरह यूज किया। पार्लियामेंट नहीं थी अभी आपके पास, पार्लियामेंट की तरह यूज किया, लेकिन इसको आपने क्या बोला? प्रोविजनल। प्रोविजनल मतलब हो गया कि जब तक असली पार्लियामेंट नहीं बन रही है तब तक हम इसी को अपनी पार्लियामेंट मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी इसका नाम बदल दिया बस, असेंबली चलती रही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलती रही, लेकिन प्रोविजनल पार्लियामेंट के नाम से। ये कब तक चली? ये चली 26 जनवरी 1950 से। मैंने बताया 26 को इन्होंने 24 को इन्होंने शपथ ली, 26 को ऑफिस में बैठे थे, 26 से लेकर के ये चली आपकी मई 1950। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इस डेट में हुए होंगे इलेक्शन, इलेक्शन, और यहाँ पे चुना गया होगा पहली बार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे हमने किसे चुना? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो कि बने जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है, यहाँ पे तो अगर कोई पूछता है इलेक्शन कब हुए इंडिया में, तो वो हुए मई 1950। क्यों? क्योंकि उससे पहले तक हमारा क्या चल रहा था? ये चीज चल रही थी, और इसी दिन हमारा क्या हुआ? इसी दिन हमारा नया पार्लियामेंट, यानी ये वाला पार्लियामेंट खत्म हो गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, और एक नया पार्लियामेंट जो कि क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, 2 बॉडीज हैं इसकी, वो एक्चुअल में फॉर्मेशन, यानी लोकसभा की फॉर्मेशन डेट क्या है, राज्यसभा की तो की डेट है। इसमें कुछ महीने का अंतर है, लोकसभा पहले आया था 1 महीने, और 1 महीने बाद आया था राज्यसभा। तो आपको कॉमन डेट याद रखनी। ठीक है, अब आइए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें कितने साल लगे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, जो आप पढ़ रहे हो, किताब मुझसे पढ़ रहे हो, इसमें कितने साल लगे इसको बनने में? तो बनने में लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये एग्जैक्ट डेट है, ये भी आ चुका है। मैंने कैसे देता है 2 साल 11 महीने? एक ऑप्शन में दे देगा 17, एक ऑप्शन में दे देगा 16, एक ऑप्शन में दे देगा 19 दिन। बस यहाँ कंफ्यूज करता है। आपका आंसर क्या है? 18। काफी बार ने एग्जाम में क्या किया कि 18 में 18 दिया ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में 17, 19, 16, 15 इस तरीके से दे दिया। तो जो क्लोजेस्ट होता है ऊपर से उसको आप लगाते हो। अगर 18 नहीं दे रखा तो आपका आंसर क्या होगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो। क्लियर है वाला पॉइंट? और ये आ चुका है। अच्छा, टोटल मीटिंग आपको बताया मैंने, 1946 से लेकर के 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगभग चली। फाइनली कब डिसॉल्व हुई? 1950। तो लगभग 3.5-4 साल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही। उसमें टोटल कितनी बार मीटिंग्स हुई? टोटल जो मीटिंग्स हुई वो सिर्फ 11 बार हुई हैं 4 साल में। सिर्फ 11 बार ये लोग मीटिंग किए हैं, और 11 बार में इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन 11 बार मीटिंग हुई है 2 साल में जाकर।
तो ऐसे है ना, जैसे इस साल एक बार मिल ली है, अगले साल 3 बार मिल ली है, इस तरीके से टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो मीटिंग हुई यानी सेशन हुए वो 11 हुए सिर्फ, ठीक है, टोटल मिला करके। अब ये देखो सेशन का मतलब ये नहीं कि ये मीटिंग सिर्फ एक दिन की रही होगी, जैसे एक बार मीटिंग हुई तो एक बार मीटिंग 30 दिन लगातार चली थी, 30 दिन लोग घर ही नहीं गए थे, दिन लगातार बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार मीटिंग हुई एक दिन में खत्म हो गई थी, तो मीटिंग कितने दिन चली वो नहीं बता रहा हूँ, मीटिंग हुई कितनी ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझना कि एक एक दिन मीटिंग हुई, ऐसा नहीं है, एक बार मीटिंग हुई तो एक बार 30 दिन भी मीटिंग हुई, ठीक है, इसका मतलब नहीं है, मतलब लेकिन फिर भी बहुत कम है। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन और जल्दी बन सकता था अगर ये लोग इतने साल ना लगाते तो। और इतने साल लगाने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि बहुत बड़ा लॉ बना रहे थे, हमें सोच समझ के बनाना होता तो टाइम लगता। आगे चलते हैं, क्लियर है बेटा। अब आओ कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो देखो अब हम और अंदर जा रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे, हम तो ये समझ लिया कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिल गया फाइनली, और गवर्नमेंट भी आ गई, हमने ऊपर पढ़ लिया, पार्लियामेंट भी आ गया, सब कुछ। लेकिन जो कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उसमें कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद के अलावा, या सॉरी बी आर अम्बेडकर के अलावा और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे इस कमेटी से, उनके नाम आपके सामने दिए। तो राजेंद्र प्रसाद साहब तो हेड थे असेंबली के, याद है ना आपको। के अलावा कौन थे, एक कमेटी थी यूनियन, यानी जिला कोई काम नहीं कर सकता, उनको जरूरत होती है और लोगों की, ठीक है। और लोगों में जो सबसे पहले थे वो यूनियन कमेटी के हेड थे, यूनियन के हेड थे जिनका नाम था, क्या नाम है उनका, पहला जवाहरलाल नेहरू। तो देखो यूनियन क्या होता है, आप मेरी बात समझना जरा, सिंपल है, जवाहरलाल नेहरू को याद करना है। अगर एग्जाम में आता है कि भाई जवाहरलाल नेहरू किस कमेटी के हेड थे, अगर एग्जाम में पूछता है तो आपका आंसर कैसे आपको याद रखना है, देखिए जितने भी स्टेट और यूनियन, यूनियन जानते हैं, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूनियन, और स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि स्टेट अभी कौन है, बीजेपी यूपी में, ठीक है, और यूनियन में कौन है, यूनियन में बीजेपी है, ठीक है। तो यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर्स देख रहे थे, इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, क्या कानून होंगे, सारे स्टेट और यूनियन के जो काम थे वो किसके हेड के अंदर थे, वो जवाहरलाल नेहरू के अंदर, मतलब डायरेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ही उसको देख, ठीक है। और इनके पास कोई और काम नहीं था, इनके पास क्या था, स्टेट और यूनियन के लॉज बना। एग्जाम में अगर आता है तो आपको याद नहीं आता, इतना याद रखना भाई सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का जितना भी काम था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रोसीजर, प्रोसीजर यानी लॉज, जो लॉज हैं उनको डिटेल में समझाने का काम कौन कर रहा था, भाई जो हम ये पढ़ रहे हैं तो डिटेल में समझाने का काम कौन कर रहा था, उनका साथ में स्टीयरिंग कमेटी का भी काम वही होता है, प्रोसीजर। और स्टीयरिंग कमेटी का काम किसके पास था, प्रेसिडेंट, यानी गवर्नमेंट की सारी बातें जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और जो लॉ समझाने हैं और उसको लोगों तक लगाना है, स्टीयरिंग करना है, लोगों तक लगाना है, वो किसके पास था, राजेंद्र प्रसाद। दो बड़ी जो कमेटी थी वो किसके अंदर थी, दो बड़े लोगों के पास, ठीक है। इन सबके हेड कौन थे, तो ये थे बी आर अम्बेडकर। इन्होंने भी एक डिपार्टमेंट ले रखा था, ये खुद भी ऐसे नहीं था खाली हेड बन के बैठे हुए थे, ये भी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, जो था ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का काम क्या होता है, लिखना। अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये लॉ बता दे रहे थे अपने वर्ड्स में, ठीक है, ये अपना गवर्नमेंट के बारे में बता दे रहे थे, इनको जो लिखने का काम कर रहा था इनकी बातों को, वो कर रहे थे बी आर अम्बेडकर। ये जो आपके सामने लिखित में है, ये सब लिखित में किसने लाया हमारे सामने, ड्राफ्टिंग मतलब होता है लिख करके देना। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये, ठीक है, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, सबसे ज्यादा पूछा, ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर। अब बीच में कौन सी बची, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो भाई प्रोविंशियल मतलब क्या हो गया, देखो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बाकी चीजों के बारे में किसने बताया, जो इन्होंने नहीं बताया, जो इन्होंने नहीं बताया वो बाकी चीजों के बारे में किसने बताया, सरदार पटेल ने। अगेन लिखने का काम किसका था, बी आर, ठीक है। सरदार पटेल भी वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर, मूर्ति भी बनी है बहुत बड़ी, ठीक है, स्टैचू बना है ना, ठीक है, गुजरात में। अब ये एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल। अब देखो हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज की बहुत वैल्यू है, एससी वाले, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन लोग को बहुत वैल्यू दी जाती है, क्योंकि इनके साथ पहले बहुत गड़बड़ हुई है, तो उनको अब आरक्षण रिजर्वेशन दिया जाता है। तो रिजर्वेशन, और खुद अम्बेडकर साहब भी रिजर्वेशन वाले थे, कमेटी से आते थे, उसकी भी इन्होंने एक अलग, और खुद से इन्होंने ये कमिटीज माइनॉरिटीज वाली इस तरह की कमेटी अपने अंडर में क्यों नहीं, लोग कहते हैं कि बायसनेस है, क्योंकि खुद वही है तो अपने हिसाब से फैसला करते। उन्होंने ये कमेटी को, अगेन सरदार पटेल सबसे सीनियर थे, इन्हीं को दे दी कि भाई आपकी बात लोग बहुत मानते हैं, उनकी बात बहुत सुनी जाती थी, आप इसमें काम करिए, ऐसे कानून बनाइए माइनॉरिटीज को लेकर के, और साथ में हमारी फंडामेंटल राइट्स भी आप बनाइए, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक अधिकार है हमारे वो भी आप बनाएंगे, माइनॉरिटीज के भी अधिकार आप बनाएंगे, ट्राइबल लोग जो हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके भी लॉज आप बनाएंगे, और जो एरिया, जो इंडिया में जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, ट्राइबल एरियाज की वैल्यू नहीं होती, जो कि पिछड़े हुए जंगलों में जो लोग रहते हैं, उनके लिए भी क्या कानून होंगे वो आप बनाएंगे। यानी मेन गवर्नमेंट का कानून जवाहरलाल नेहरू बना रहे हैं, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का कानून भी जवाहरलाल नेहरू बना रहे हैं। प्रोसीजर क्या होगा, लॉ कैसे काम करेगा वो बता रहे हैं हमको राजेंद्र प्रसाद साहब। सरदार पटेल साहब क्या कर रहे हैं, और जो कानून बचे उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है।
और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कानून बचे, इंपॉर्टेंट कानून जो बचे, जैसे फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया, उनके बारे में कौन बता रहा है? सरदार पटेल जी बता रहे हैं, जो अदर कानून भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेन मेंबर्स हो गए 5, जो कि टोटल 7 मेंबर्स थे, 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने नहीं डाले। देखो एक सवाल ये भी आता है कि इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, इसमें इस कमेटी में, इस कमेटी में टोटल मेंबर्स 7 थे, जिसमें से आपको 5 पढ़ना है, 2 आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ ऑल द कमिटीज, ड्राफ्टिंग कमिटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन ड्राफ्टिंग कमिटी से आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी कौन सी है? ड्राफ्टिंग कमिटी है। अब ये ड्राफ्टिंग कमिटी किस दिन, इसका सवाल एक और भी आता है, किस दिन ड्राफ्टिंग कमिटी ने काम शुरू किया? तो अगस्त 29 तारीख 1947 से इन्होंने काम करना। ठीक है, यानी अगर अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले किस कमेटी ने काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले इस कमेटी ने ही काम करना किया, जिसकी डेट थी 29 1947। अब बाकी ने कब काम करना शुरू किया डजेंट मैटर, क्योंकि जो चीज पहली होती है वो एग्जाम में पूछी। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, बाकी सबने भी जैसे इन्होंने पहले काम करना शुरू किया, बाकी कमिटीज ने भी इसी दिन काम किया है, बस पहले स्टार्टिंग ड्राफ्टिंग कमेटी। सब कमिटीज की डेट सेम है 29 तारीख। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है? अब आइए आगे, इनैक्टमेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, क्राफ्टिंग अ नेशनल विजन। ये एक हेडिंग होगी, मतलब क्या कह रहे हैं कि हमारा जो देश बना है वो आगे तक का सोच रखते हुए बना है, जो ये कानून बना है आगे तक का सोच रखते हुए। देखिए क्या कह रहे हैं, आफ्टर जनरल एंड क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग, जो हम बना रहे थे उसकी पूरी जब हमने बना लिया तो उसकी जनरल रीडिंग हुई, उसको एक बार फिर से पढ़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ी गई, एक एक लाइन पढ़ी गई, फाइनल ड्राफ्ट बनाने से पहले, यानी कि जो फाइनल हमारा बना कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले उसको कई बार चेक किया गया। इट वॉज एडॉप्टेड ऑन नवंबर, फाइनली, ये डेट मैंने बार बार बताई है, फाइनली जब हमको लगा कि हाँ अब कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बन गया है, तो हमने नवंबर 26 1949 को से क्या कर लिया, ये मैंने वर्ड यूज करता हूँ, एडॉप्ट कर लिया। एडॉप्ट मतलब होता है हमने ले लिया। देखो ये जो हुआ ना ये फैसला, ये सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं लिया, ये जो भी बनाते थे कानून लोगों से भी पूछते थे कि हमने ये बनाया है, ठीक है, तो क्या आपको ये कानून पसंद है? अगर लोगों का फीडबैक लेते थे, कुछ रैंडम लोगों का, गए मार्केट में पूछ लिया, तो लोगों ने बोला कि नहीं हमको ये चीज़ पसंद नहीं, तो वो चीज़ बदली जाती थी। ठीक है, और अगर लगता था कि लोगों को समझ में नहीं चीज़ अच्छी है, तो उसको रख लिया जाता। इस वजह से 2-3 साल लग गए, क्योंकि लोगों से पूछते थे जा जाकर। ठीक है, एट दैट टाइम इट कंटेन प्रियम्बल। देखो उस टाइम पे हमारे पास प्रियम्बल था, आज भी है, ठीक है, प्रेजेंट में भी है। यानी अगर मैं बोलूं कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो पेज आपको दिखेगा वो होगा प्रियम्बल, जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर उस टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, कितने आर्टिकल थे उस टाइम, किस टाइम की बात हो रही है बेटा? ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है 1949 की, जब ये 1949 ही तो है। 395 आर्टिकल्स थे हमारे पास, यानी टोटल कितने कानून थे? 395 थे। और हमारे पास शेड्यूल्स कितने थे? 8 शेड्यूल हुआ करते, 8 शेड्यूल। क्लियर है? एमसीक्यू में अगर आता है तो आपको यही टिक लगा। अब इसमें कैसे आता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन भी देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आता है बहुत बार, क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में, हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन एट द commencement ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अक्सर दे देता है, इसमें कोई डेट वेट नहीं दी आपको। अगर आप देखिए यहाँ पे आपको कोई डेट नहीं पता, तो यहाँ पे आप कैसे पकड़ोगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है? कमिसमेंट वर्ड यूज किया है, कमिसमेंट का मतलब ही होता है स्टार्ट, और स्टार्ट हमारा कब हुआ था हमको पता है, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात इन्होंने डेट ना देकर के क्या बोल दिया, कमिसमेंट बोल दिया। इस तरीके से घुमाते हैं क्वेश्चन। अब आपको ऑप्शन दिया कि भाई 1949, बी ऑप्शन दिया 1950, सी ऑप्शन दिया 1951, और डी ऑप्शन दे दिया मान लीजिए 1940। क्या आंसर हो गया? हमको पता है 1949। एक तो ये तो अच्छा, सॉरी क्वेश्चन दूसरा था, तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो। क्वेश्चन में मैं शेड्यूल्स की बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ गलत। इसमें क्या पूछ रहे हैं, कितने आर्टिकल थे और कितने शेड्यूल थे। ठीक है, आर्टिकल में जैसे दे दिया 395 आर्टिकल थे एंड शेड्यूल थे 8। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया 395 आर्टिकल थे एंड शेड्यूल थे 7। चौथा ऑप्शन दिया 396 आर्टिकल थे एंड शेड्यूल थे 8। चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ दी अबव, मान नन। तो आपका आंसर क्या अभी आपने पढ़ा, पहला वाला है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे यही था, ये सब नहीं थे। दूसरा चीज इसमें क्या पूछ सकता है, मैं दूसरा भी बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और बना दे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना दे रहा हूँ, हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ना एक चीज ऐड कर लो, यहाँ पे एक चीज ऐड कर लो,
यहाँ पे हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटली, अभी कितने हैं प्रेजेंटली, ठीक है। उसके बाद की जो लाइन है उसे मिटा दो, कोई जरूरत नहीं, प्रेजेंटली पूछ रहा है, बस बात खत्म। अभी कितने हैं हमारे पास, ठीक है। अब ऑप्शंस भी इरेज कर दो, ये ऑप्शंस भी नहीं आएंगे, हटाओ। प्रेजेंटली की बात हो रही है, प्रेजेंटली एक ऑप्शन दे रखा है आपको 470 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल, 470 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल एंड 12। तो अब देखो, अगर पूछता है अभी कितने हैं, उस टाइम कितने थे तो 395 और 8, अभी कितने हैं तो आपका आंसर है 470 प्लस 12, अभी बढ़ गए हैं भाई, जमाना बढ़ेगा तो चीजें भी तो बढ़ेंगी, तो उस जमाने में कम थे, आज कितने हैं 470 हो गए हैं, और 8 की जगह इधर कितने हो गए बेटा 12 हो गए। क्या आंसर है आपका, बाकी ऑप्शन गलत है। क्लियर है हसन, नींद आ रही है तो बेटा घूम पे चले जाओ आराम से, वहां जाके सो जाओ, पानी मार लो, देखो बैठे बैठे सोगे तो क्या फायदा होगा, क्या यहाँ समझ में नहीं आएगा ना, फिर बैठ के सो तो आँख तो धो, लास्ट में तुम रात में सोई नहीं होगे शायद, है वॉश करके हो जाओ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्लियर है, अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा बेटा लगा लोगे आप, यही क्वेश्चंस आते हैं जो मैं बता रहा हूँ, है ना। बाकी हम आपका टेस्ट लेंगे तो आपको वो भी, वहां पर भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम वापस चलते हैं, सुबह से लाइट नहीं है, फैन नहीं चला पा रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड उनका वेट कर लेते हैं। ऑनलाइन बच्चे कोई हैं तो क्वेरीज दें, 1 मिनट का ब्रेक है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। सही है, हाँ ठीक है अभी, चलो ओके। अब देखिए अगला पॉइंट, द प्रियम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड टू अलाइन विद द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा इस वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है प्रियम्बल, यहाँ क्या कह रहा है आफ्टर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखिए हमने पढ़ा कि प्रियम्बल जो है, जैसे कि एक किताब है, फॉर एग्जाम्पल एक किताब है, ये किताब है कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है प्रियम्बल से हो रही है, ये वाली बात हमने पढ़ी अभी। लेकिन एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज पहले बनी, क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पहले बनी या प्रियम्बल पहले लिखा गया। हमको पता है प्रियम्बल का पुराना नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रियम्बल पहले था, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले लगा था या बाद में लगा था, देखो स्टार्टिंग में लगता जरूर है, लेकिन पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन की किताब रेडी की गई, पहले क्या रेडी किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को रेडी किया गया, ठीक है। और बाद में एंड में जाकर के जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया तो ऊपर से हमने एक पेज लगा दिया, उसका प्रियम्बल, प्रियम्बल लास्ट में ऐड किया गया, बना पहले था लेकिन जोड़ा कब गया लास्ट में, कभी सवाल आता है तो वही लिखा है, प्रियम्बल को हमने सबसे आखिरी में आफ्टर लगाया कॉन्स्टिट्यूशन के, आखिरी से मतलब यहाँ पर है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है तो पहले की तरफ, ऐसा नहीं था पहले प्रियम्बल था उसके नीचे, नॉर्मली आप किताब लिखते हो तो क्या करते हो, पहले इंडेक्स मतलब पहले कंटेंट लिखते हो, देन उसके बाद आगे का लिखते हो, तो उल्टा हुआ, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया गया, देन भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, क्योंकि हमको पता नहीं था हम क्या क्या लिख रहे हैं अंदर, प्रियम्बल उसके हिसाब से बनेगा जो हमने लिखा है, तो जब हमने बना ली देखा क्या क्या चीज़ हमने लिखी उसका कंटेंट हम, ठीक है। अब और नेक्स्ट आगे वाली लाइन, कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट फ्रॉम इंसेप्शन टू कमिटमेंट, इससे इंसेप्शन टू यानी स्टार्टिंग से लेकर के बनने तक कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे आया और कहां कहां लगा, अब उसके बाद हम कर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात खत्म हो चुकी है, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26, देखो कॉन्स्टिट्यूशन दो हिस्सों में लॉन्च हुआ था, दो हिस्सों में लॉन्च हुआ था, एक हिस्सा था जो हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना था नवंबर 26 1949, ठीक है, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसी दिन बना था, उसी दिन ही बना था, लेकिन पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें कुछ लॉज स्टार्टिंग में दिए गए थे और शाम आते आते कुछ लॉज बाद में दिए, इस सुबह में कुछ लॉज दिए गए किताब के, यानी आधी किताब सुबह रख दी गई, आधी किताब शाम में रखी गई, डेट सेम थी, तो बस ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, देख लो पहले, यानी सबसे पहले क्या चीज, कौन सा चैप्टर हमने रेडी किया,
अगर एग्जाम में आएगा तो यही सवाल आएगा, पहला चैप्टर कौन सा रेडी था हमारा। पहला चैप्टर जो हमने रेडी किया था वो था सिटीजनशिप। ना फंडामेंटल राइट ना कुछ, हमने सबसे पहले कौन सा किताब तैयार की, कौन सा चैप्टर तैयार किया था, वो था सिटीजनशिप। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्शंस नंबर 2 पे, उसके बाद हमने पार्लियामेंट के बारे में लिखा था, उसके बाद हमने ट्रांजिशनल प्रोविजन यानी कुछ अदर लॉस के बारे में बताया, और एंड में हमने लिखा था इसके, देखो ये बिल्कुल एंड था, ये एंड वाला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे एंड वाला चैप्टर है ये, इसका नाम है शॉर्ट टाइप। ये 1 पेज का चैप्टर है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई हर एक हेडिंग का मतलब क्या है, इसमें ये चीज बताएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सिटीजनशिप ऐड किया और सबसे एंड में हमने ऐड किया शॉर्ट टाइप। दो चीजें दिमाग में रखनी है। और उसके बाद इसमें सबसे पहले आप सिटीजनशिप में भी सबसे पहले कौन सा आर्टिकल आया, 5 आया, इसको अंडरलाइन कर, बाकी आप आर्टिकल। सिटीजनशिप में भी सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है, 5 है। ये सारे भी सिटीजनशिप के ही आर्टिकल हैं, यहाँ से यहाँ तक ये इसी चैप्टर के पार्ट हैं, मतलब इस चैप्टर के भी पार्ट हैं, 1 2 3 4 5। इस चैप्टर में जब चैप्टर आया तो सबसे पहला पार्ट कौन सा, जो सबसे पहले होता है वो आया होगा, और इसमें सबसे एंड में कौन सा आया, 393 शॉर्ट टाइटल। ठीक है, और जो हिस्से बचे यानी जो इसमें हम लिखना रह गया था हमको, वो हमने ऐड किया बाद में, वो डेट थी 26 नवंबर 1950। यानी इस डेट में हमने ये चीजें तैयार कर ली। इसके बाद जो बचा, जैसे मैंने आपको कितना बताया बेटा, कितने आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, 395 थे ओरिजिनल में, तो यहाँ पे 395 नहीं, आप देखो यहाँ पे 393 तक बना हुआ है, देख रही हो, तो 2 आर्टिकल बचे हैं ना, ये तो ऐड किए गए होंगे ना, तो ये कब ऐड किए गए होंगे, इस डेट में। ऐसे बीच बीच में जो आप देख रहे हो, 324 से पहले वाला नहीं दिख रहा आपको, बीच बीच में छोड़ छोड़ के, अब यहाँ 5 है सीधे, तो 1 से 4 कहाँ गया, पहले शुरुआत तो हमेशा 1 से 4 होती है ना, 1 2 3 4, तो ये कब आया होगा, ये सारे यहाँ आए। यानी इन आर्टिकल्स को छोड़ करके, सिर्फ ये 10-12 आर्टिकल को छोड़ करके बाकी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में आया कब, थोड़ा सा हिस्सा ही आया बस स्टार्टिंग में। ठीक है, इस डेट को हम क्या बोलते हैं, कमिसमेंट डेट, कमिसमेंट डेट, डे भी बोलते हैं और कमिसमेंट डेट भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है कि कमिसमेंट डेट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या आएगा क्वेश्चन, देखो फॉरन ये सवाल आता है में, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो कमिसमेंट डे या डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इज व्हाट, क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए बी सी डी, ये ऑप्शन में आपका आ गया 26 नवंबर 1949, एकदम सेम एग्जाम में सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आया ये, 26 जैन 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जैन 1940। कमिसमेंट वर्ड यूज किया बेटा, देखो कमिसमेंट का डे कौन सा है इसमें से, क्या डेट कौन सी है, नवंबर, गड़बड़ा गए, 26 जैन 1950 ये है। ठीक है, हो गया गड़बड़, एक नंबर गया कि सर फिर आपने पढ़ाया नहीं, सर ने तो पढ़ा दिया, गड़बड़ तुमने करी, समझ लो, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यही क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार रिपीट कर, यार तुम लिखते नहीं हो, एक बार गलत है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, तुमने गलत भी बोल दिया, उसको तुम्हें लिख लेना चाहिए था। कमिटमेंट मतलब हो गया किस दिन, किस, इंसेप्शन मतलब जो आप उससे सोचो, जो आप इमेजिन कर लो। ठीक है, और बहुत इंग्लिश में एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, सेंटेंस बोल दो कहाँ पे तुमने पढ़ा, सेंटेंस बोलो तो मैं बता दूं, इंसेप्शन स्टार्टिंग से, हाँ हाँ, जहाँ से जो हमने आइडिया शुरू किया, चैप्टर जहाँ से हमने शुरू किया, कब से कॉन्स्टिट्यूशन के नींव रखी गई, तो 1924 में नींव रखी गई थी, याद है, कल हमने पढ़ा था, स्वराज पार्टी ने स्टार्टिंग की थी, आप पढ़ लेना, वीडियो देख लेना, स्वराज पार्टी ने इसका आइडिया रखा था, में हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइडिया उसी का था, और हमारे सामने बन के तैयार भी हो गया, एंड भी आ गया हमारे सामने। तो यानी 1924 से 1950 का एक पीरियड, यानी लगभग 36 साल का जो पीरियड है, बोला सब पूरी सोच को काम में लाना, जिसने ये सोच दी थी उनकी डेथ भी हो चुकी थी, इनका ये आइडिया था, उनका उनकी डेथ, स्वराज पार्टी जो मेंबर सब उनकी डेथ हो चुकी है, 1934 में उन्होंने आइडिया फॉरवर्ड किया था। ठीक है, अब आगे कमिटमेंट डेट समझ गए बेटा। अब यहाँ पे अगर आता है एक जरा सा क्वेश्चन बदल रहा हूँ, ये आंसर भी हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, इसको आई विल अंडू इट। अब यहाँ पे बस मैं एक चीज बदल रहा हूँ, अब बताना, एडॉप्शन डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट। अब यही क्वेश्चन है, एक इस तरीके से भी आता है, एडॉप्शन डेट, यहाँ पे कमिटमेंट की जगह क्या दे दिया, एडॉप्शन। अब आंसर क्या होगा, सेम ऑप्शन है, आंसर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया था, अब बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया था, 20 जनवरी 1949 को, ये आपका नाम का पहला इनिशियल आपने ये जवाब दिया, और आपका क्या था 26 नवंबर, क्या ईयर तो बोलो, ये वाला
ये हसन के नाम का इनिशियल है एच। ये दो आंसर है हमारे पास। ऑनलाइन अभी हमारे पास अभी कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 इज द राइट आंसर। एडॉप्शन डेट बेटा 1949 थी, नवंबर की, याद है। और उसके 2 महीने बाद मैंने बताया 26 जनवरी 1950। तो 2 ही डेट है बेटा, ये तो कोई डेट ही नहीं है, पहली बात डेट पढ़ी ही नहीं ना, ये कोई डेट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 2 डेट्स हैं सिर्फ, ये दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर ही इन दोनों में से एक होगा। पहली बात तो कमिटमेंट पूछेगा, अगर इस एडॉप्शन की जगह कमिटमेंट पूछ लिया, सी पूछ लिया तो ये आंसर हो जाएगा, एडॉप्शन पूछ लिया तो ये आंसर हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, और इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी ये आ जाता है कभी वो आ जाता है। कमिटमेंट पूछा तो ये वाला आंसर इनएक्टेड, बिल्कुल ठीक है। और अगर अडॉप्टेड पूछा तो इडॉप्टेड एंड इनएक्टेड, सेम चीज। कमिटमेंट ठीक है, और गिवन टू पीपल एक चीज, लोगों को दिया गया 1950। इसके क्वेश्चंस एमसीक्यू टेस्ट लूंगा ना, उसमें मैं 3 तरीके से पूछ दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, है कि नहीं। चलिए वापस अपनी शीट पे आते हैं। ओके, आखिरी वाली लाइन नहीं, उसके ऊपर वाली लाइन, मेजर पार्ट तो आ गया। देखो 26 जनवरी जो हमारा आज मनाया जाता है हर साल, 26 जनवरी 1950 से जो मनाया जा रहा है, आज भी मनाया जा रहा है 26 जनवरी, ठीक है। उसका पुराना नाम क्या था? उसका पुराना नाम था 26 जनवरी का, यानी रिपब्लिक डे का उसका नाम था पूर्ण स्वराज। अंडरलाइन कर, रिपब्लिक डे जो है अर्लियर नोन एज रिपब्लिक डे को पहले हम किस नाम से जानते थे? 1950 से पहले इसका नाम था पूर्ण स्वराज। और ये नाम कब पड़ा था इसका? यहाँ डेट लिखी हुई है 1930 को, ये डेट लिखी हुई है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। ये जो डेट है 26 जनवरी 1930, इस टाइम इसका नाम पड़ा था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, और बाद में इसका नाम पड़ा रिपब्लिक डे। इसी दिन की याद में हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। पूर्ण स्वराज की डेट थी 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी हर साल हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। पूर्ण स्वराज में क्या हुआ था वो हिस्ट्री का पार्ट, हिस्ट्री वाले से पार्ट नहीं है, ठीक है। पूर्ण स्वराज में आपको मैं इतना बता सकता हूँ, पूर्ण का मतलब बता सकता हूँ। पूर्ण मतलब होता है कंप्लीट, स्वराज मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। स्वराज मतलब होता है इंडिपेंडेंस। इंग्लिश में बात करते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये दोनों की मीनिंग होगी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूरी आज़ादी। टाइम जवाहरलाल नेहरू साहब भड़क गए थे, पूर्ण स्वराज उन्होंने लीड किया, गांधी जी को साथ में ले लिया और बोला कि भैया अंग्रेजों अब आज़ादी दो। पूरी कोशिश की आज़ादी लेने की, अंग्रेजों ने आज़ादी नहीं दी। मैंने उसके बाद बताया था अगस्त ऑफर, आपको याद होगा कल 1940 का, जिसमें उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने दो तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, हिटलर से लड़ाई चल रही है। तो इन्होंने ये बात मान ली थी। तो यहाँ पे हम आज़ादी लेने की कोशिश किए थे, और हमने ये भी बोला था सारे नेताओं ने कि जब भी हम आज़ाद होंगे तो आज़ाद होंगे 26 जनवरी को ही। लेकिन हम आज़ाद कब हुए? 15 अगस्त को। तो 26 जनवरी क्योंकि हमने वादा कर लिया था कि हम उसको भी इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाएंगे, तो उसको इंडिपेंडेंस डे की तरह मना नहीं पाए। तुमने पूछा ना इस दिन क्या हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा क्या हुआ था बता ही दिया तुम, ठीक है। तो 26 जनवरी को हम आज़ादी लेना चाह रहे थे, वो मिली नहीं। 26 जनवरी की डेट को हमने इंडिपेंडेंस नहीं, तो हमने बोला कि चलो आज़ादी जैसा तो मना सकते हैं, रिपब्लिक उसको नाम रख दिया कि आज़ादी नहीं रिपब्लिक मना लेते। इंडिपेंडेंस तो 15 तारीख को हो गई, उसको भी याद किया जाता है पूर्ण स्वराज को याद करने के लिए। और हमारे जो लीडर थे इसमें पूर्ण स्वराज में एक्टिव कौन थे? भगत सिंह, जो कि जिन्होंने नाक में दम कर दिया था, पार्लियामेंट में जाके बम फोड़ दिया था, ठीक है, अंग्रेजों के, ठीक है। और पूरा हल्ला मचा दिया था बिल्कुल कि आज़ादी चाहिए तो चाहिए, जिसके लिए उनको फांसी भी दे दी गई थी। बहुत कम एज थी उनकी, 32-31 साल के थे, नहीं 26-27 साल के थे जब उनको फांसी दी गई थी। और ही वॉज वेरी एक्टिव, और उन्हें बिल्कुल नाक में दम कर दिया था अंग्रेजों के। इसमें अंग्रेजों ने आधा ज़्यादा हिम्मत तो हार गए थे अंग्रेज, लेकिन फिर भी कि वो पीछे थे। मंगल पांडे का भी सपोर्ट मिल गया था, उससे पहले मंगल पांडे भी फॉरेस्ट और गांव देहात में जा जाके अंग्रेजों को मार रहा था, उनके कांस्टेबल मार रहा था, उन्हीं की टुकड़ी में जुड़ करके खुद ही कांस्टेबल बना, कांस्टेबल बन के मारा उसने, ठीक है। ये सब कहानी मूवीज भी अगर आप लोगों ने देखी हो, भगत सिंह की तो बहुत सारी मूवीज हैं, ठीक है। मंगल पांडे की, आमिर खान की मूवी है अगर आपने देखी, ठीक है। ये सब पूर्ण स्वराज मतलब आज़ादी, आज़ादी हम ले नहीं पाए थे, तो हम हार गए थे। लेकिन इस दिन को हमने कहा कि छोड़ेंगे नहीं, इस दिन को मनाएंगे जरूर। इसका नाम हमने रिपब्लिक डे रख दिया, और आज भी मनाया जाता है पूर्ण स्वराज की याद में। हमारे पूर्ण स्वराज के एक और मतलब हो गए, जो हमारे फाइटर्स थे जिन्होंने हमारे लिए लड़ा, खून बहाया, भगत सिंह हो गए, बिस्मिल्लाह खान हो गए, सब थे इसके अंदर। तो जिसने लड़ाई लड़ी, ठीक है, उन सबको याद करें हम लोग, उनको भूले नहीं। उस दिन की याद में हम रिपब्लिक, देखो उस दिन गाना भी बजता है, तेरा रंग दे बसंती चोला, जब रिपब्लिक डे होता है। इस तरह के गाने क्यों बजते हैं? कि इन्हीं लोगों ने गाया था अपने जमाने में, इनके ओरिजिनल सॉन्ग है ये, भगत सिंह के रंग दे बसंती चोला, उन्होंने खुद बोला था, ठीक है। उसको उन्होंने फिर मूवी में गाने की तरह लेकर के आ गए। उनकी पोयम थी, जेल में बैठ के लिखा था उन्होंने, ऐसा तो गाना बना दिया। तो यही चीज़ है, ये सारी चीज़। अब आप इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ऑल इट्स एनैक्टमेंट वर रिपील्ड। को मैं बताया आपको कि जब हम आज़ाद हो रहे थे तो हमारे पास कौन सा एक्ट चल रहा था, कौन सा कानून चल रहा था? ये वाला चल रहा था,
इससे पहले कौन सा कानून चल रहा था, ये वाला चल रहा था, ठीक है, ये एंड में चल रहा था, ये उससे पहले चल रहा था। ये सारे के सारे क्या हो गए, अब हमको फाइनली सब आज़ादी मिल गई, ये सारे खत्म हो गए, हमको क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल। हमारा एक नया लॉ आ गया जिसको हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन, इन पहले ये दो लॉ चल रहे थे, ये खत्म हो गए। इसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी फॉर गवर्नमेंट, ओ फॉर ऑफ और आई फॉर इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ब्रिटिशर का लॉ चल रहा था, ब्रिटिशर वाला, इसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये इंडिया की आज़ादी वाला माउंटबेटन वाला चल रहा था, ठीक है, ये दोनों खत्म हो गए और हमारा एक नया कानून है जो आज भी चल रहा है, जिसका एबोलिशन ऑफ प्रीवी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1949 कंटिन्यूड। ये आप छोड़ सकते हैं वाले पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने इसी चैप्टर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो चैप्टर्स हैं उन्हें मिक्स कर दिया, तो आपको अलग अलग चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आइए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड सिंबल्स। अब यहाँ पर हम सिंबल के इंडिया के कौन कौन से क्या सिंबल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो एलिफेंट, ठीक है, अडॉप्टेड एट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था, इस असेंबली का सिंबल क्या था, असेंबली का सिंबल भी था एलिफेंट। यानी असेंबली की पहचान किस चीज से होती थी, एलिफेंट के सिंबल से, फोटो से। और एलिफेंट हमारा एनिमल भी है, ठीक है, कैसा एनिमल है, हमारा नेशनल एनिमल। लेकिन एनिमल में कौन सा होगा, ये किस तरह का एनिमल बोला जाता है, यस करिए बेटा। एलिफेंट कौन सा एनिमल होता है, डोमेस्टिक होता है, वाइल्ड होता है, कैसा एनिमल होता है, और भी कोई नाम होता है हसन, एलिफेंट किस तरह का एनिमल होता है, भारी बड़ा नहीं, साइज नहीं पूछ रहा, मेरा क्वेश्चन ये है किस टाइप से, मेरा मतलब है कि डोमेस्टिक होता है, वाइल्ड होता है, वाइल्ड एनिमल। तो वाइल्ड एनिमल को आप ले लोगे एज एन एलिफेंट अडॉप्टेड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल चुना गया एज एन एशिया का एनिमल, पूरे एशिया का, पूरे एशिया में जो रिप्रेजेंट करता है ना एलिफेंट ही करता है। इंडिया में टाइगर होगा पर पूरे एशिया का सिंबल जो है वो एलिफेंट ही है, याद रखना। एशिया में और भी तो जगह हैं, का सिंबल जो है यही है। तो एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसका सिंबल पहचान क्या थी, वो लोग भी अपने एक सिंबल लेके चलते थे, उसका सिंबल था एलिफेंट। और एलिफेंट हमारा एशिया का भी लार्जेस्ट एनिमल भी है और साथ में एशिया का सिंबल भी है, ये याद रखिए पॉइंट। आइए, सर बी एन राव वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कुछ हम अलग पॉइंट पढ़ रहे हैं जो ऊपर छूट गए। और इंडिया के सिंबल क्या कहते हैं, तो इंडिया में एलिफेंट को एशिया का सिंबल माना जाता था, का सिंबल माना जाता था। बी एन राव साहब जो थे, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन बना और असेंबली जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, उसका क्या बनाया, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। इनका काम क्या था, ये बाई प्रोफेशन लॉयर थे, एडवोकेट थे, इनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया है उसमें अगर कुछ चेंज करनी है या कानून सही है कि नहीं है, उसके बाद में एडवाइस देने का भाई कोई लॉ के जानकार कर सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर बोला गया। एग्जाम में आपके 3-4 बार आ चुका है। इसमें सवाल कैसे आता है मैं ये भी बता दूं कि हु वाज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। वो थे 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। एक ऑप्शन हमेशा इसमें देता है एम एन राव करके, एम एन राव साहब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बी एन राव साहब, ठीक है। और ये राव है, वो राव है, RAO है, ठीक है। एम एन राव ने आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का और ये एडवाइजर थे बी एन राव साहब, ये अलग थे, वो अलग थे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बी आर अयंगर इसी टाइम में इसी बॉडी के सेक्रेटरी कौन थे, तो ये थे अयंगर साहब। ये भी सवाल 1-2 बार आया है। बी आर अयंगर ये थे सेक्रेटरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। के बाद एन मुखर्जी वॉज चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एन मुखर्जी साहब जो थे क्या थे, चीफ ड्राफ्टमैन। देखो ड्राफ्टमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ड्राफ्ट कौन कर रहा था, बी आर अम्बेडकर। चीफ ड्राफ्टमैन मतलब उनके बाद कौन था जो ड्राफ्ट में उनकी मदद करता था। आज सारा बेचारा खुद थोड़ी लिखते रहेंगे, कोई मदद करता होगा, वो थे एन मुखर्जी साहब, ठीक है। प्रेम बिहारी रायजादा, ये सवाल बहुत बार आया एमयू में, एमसीक्यू के हिसाब से आपकी शीट है ये, जो एमसीक्यू में सवाल पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन है आपके। प्रेम बिहारी रायजादा टेलीग्राफर है कॉन्स्टिट्यूशन के। टेलीग्राफर मतलब क्या होता है, नोट कर लो, लिखने वाले, राइटर। बी आर अम्बेडकर बनाते थे रफ फेयर करके, जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिला साफ सुथरा बना करके, डिजाइन के साथ, ऊपर पेज नंबर डाला हुआ और साइड में कुछ स्टार बना दिया, डिजाइन जो करा वो सारा कुछ। कैलीग्राफर मतलब सिर्फ लिखने वाला नहीं, पूरा डिजाइनिंग करने वाला, वो सब किसने किया फाइनली, प्रेम बिहारी रायजादा साहब। ये सवाल बहुत बार आता है। ड्राफ्ट किसने किया, यानी रफ किसने बनाया, वो अम्बेडकर साहब ने। उनकी मदद किसने की, मुखर्जी साहब ने। लेकिन उसको फाइनली जो लोगों के सामने, जब वो 1950 वाला जब आया, 1949 वाले तक बी आर अम्बेडकर साहब, 1950 वाला जो लोगों को दिया गया कमिटमेंट वाला, वो जो बन के फाइनल तैयार हुआ, वो फाइनल तैयार किया इन्होंने। लिखने का खूबसूरत बनाने का काम इनका था, बड़ा खूबसूरत से कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल अभी भी
पार्लियामेंट में रखा हुआ है के बक्से में बंद करके, ओरिजिनल वाला जो बड़ा खूबसूरत सा खूब पेंटिंग वेंटिंग हो रहा है, वो बनाया था इन्होंने। और ये पूरा कैलीग्राफी मतलब हाथ से लिखा हो, हाथ से पेंटिंग थी। तो जमाने प्रिंटिंग इतनी नहीं थी, पर प्रिंटिंग नहीं होती थी इतनी, अखबारों की होती थी। इन्होंने पूरा हाथ से लिखा था, इतना खूबसूरत। अब 2 महीने में तो नहीं लिखा होगा, बी आर अम्बेडकर साहब कुछ चीज का रफ बनाते थे, उसको हैंड टू हैंड फेयर करते होंगे तरीके से, टाइम टू टाइम काम किया। अब देखो नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा का क्या काम था, डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अलावा और खूबसूरत बनाने का, मिनी पेजेस लगाने का, कवर के ऊपर डिजाइन बनाने का, वो सारा काम किसका था, डेकोरेशन का काम किसका था। तो बना के अच्छा सा रेडी कर दिया, पेजेस वेजेस नंबर डाल दिया, उसको डेकोरेट किया, खूबसूरत बनाया। बनाया नंदलाल बोस साहब ने और बी आर सिन्हा, यानी हर किसी का काम बटा हुआ था। एग्जाम में आता है ना बेटा डेकोरेट किसने किया, तो ये दोनों का नाम होगा या किसी एक का नाम होगा, आपको ठीक है। और अगर आता है कैलीग्राफर कौन थे, लिखने वाले, उसको पहली बार कागज पे किसने लिखा, वो थे प्रेम बिहारी राय। ठीक है, एक चीज और याद रखना, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में नहीं लिखा गया था, पहली लैंग्वेज हिंदी नहीं थी उसकी, ठीक है, वो दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया। हिंदी वर्जन, हिंदी कब लिखा गया, इसीलिए मैंने पॉइंट बोला, हिंदी में पहली बार कब लिखा गया, अगर ये एग्जाम में पूछ, हिंदी में लिखने वाले कौन थे, पहली बार कब लिखा गया, नहीं हिंदी में लिखा किसने, तो हिंदी में लिखा था वसंत कृष्ण वैद्य ने, हिंदी में। यानी ये जो काम इन्होंने किया था उसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया था, वसंत कृष्ण वैद्य साहब ने, ठीक है। एंड एल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल, और इनकी मदद किसने की थी साथ में लिखने में, नंदलाल बोस ने। इन्होंने तो लिखा था इस लैंग्वेज को, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ था पहले, ठीक है, और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, इसको ट्रांसलेट किसने किया, नंदलाल बोस साहब। इस भाषा में लिखा था, मैं आपको कल कंफर्म बता दूंगा, मेरे दिमाग से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन इसको ट्रांसलेट करा था नंदलाल बोस ने, और ट्रांसलेट कर करके बताते थे इनको, और ये लिखते थे हिंदी में, तरीके से इन दोनों ने टेस्ट किया। यहाँ हमारे एक पोर्शन खत्म होता है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूरा। अब अगला पोर्शन शुरू करने से पहले मैं 5 मिनट का गैप ले लेता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, मेरी ही क्लास है, के बाद 1 बजे से आपकी दूसरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है अच्छा खासा, यानी स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीफेस था आपने पढ़ लिया है। अब हमको अंदर जाना है, धीरे धीरे आर्टिकल्स में हम लोग जाएंगे, प्रीएम्बल भी पढ़ेंगे। फिर उधर जाने से पहले इस चीज़ को करते रहना, बहुत ज़्यादा नाम हो गए, यही सब आते हैं, नाम आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि डेट कौन कौन सी, कब किस डेट में क्या हुआ, इस तरह के सवाल बनाना शुरू कर दो, बाकी टेस्ट में मैं कर दूंगा।